Hello friends, welcome to Download. Today we are going to discuss part 3rd, Law of Contracts, 500 plus MCQs. So continue from question number 61. Which may render an agreement void? Coercion causing consent, undue influence causing consent, fraud causing consent or mistake causing consent. Answer is mistake causing consent. Come to next one, match the following है यहाँ पे. एज यू नो सेक्शन 13 में बात करता है कंसेंट का. कंसेंट क्या है? और सेक्शन 14 जब पढ़िएगा उसमें बात करता है फ्री कंसेंट डिफाइन किया गया है. सो फ्री कंसेंट क्या नहीं है वो बात किया गया है उसमें. जैसे कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, फ्रॉड हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, मिस्टेक हो गया. ओके, सो यहाँ पे जो फ्रॉड है वो कौन सा सेक्शन में बात किया गया है? देखिए ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3, सेक्शन 17. फ्रॉड सेक्शन 17 यानी कि ए का 3 हो जाएगा. बी का क्या होगा? बी में बात करता है डेफिनेशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस. अनड्यू इन्फ्लुएंस किस में बात किया गया है? सेक्शन 16, क्योंकि 15 में कोअर्जन का बात किया गया है. सो इसका हो जाएगा 16 यानी कि बी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा. कम टू सी. सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा 4, क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन 18 में बात किया गया है. एंड रिमेनिंग इज डी. डी रिमेन्स. डी का क्या हो जाएगा 1 यानी कि कोअर्जन 15 में बात किया गया है. जाहिर सी बात है कोअर्जन 15 में बात किया गया. कोअर्जन यानी कि जहाँ पे फिजिकल थ्रेट हो. अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी कि इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर्स. पार्टी इस पोजीशन में होता है कि दूसरे का विल को डोमिनेट करता है. और फ्रॉड जानते ही हैं आप, फ्रॉड सेक्शन 17 में बात करता है ना. हाँ, फ्रॉड 17 में बात करता है. और फ्रॉड यानी कि किसी चीज़ को, यानी फ्रॉड मीन्स लाइक एक तरीके से फैक्ट को अलग तरीके से बताना. यानी कि कमिटेड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विद अ कनाइवेंस और बाय एजेंट, किसी के थ्रू कंसील करना, एक्टिव कंसीलमेंट करना, किसी चीज़ को छुपाना. ओके, मिस रिप्रेजेंटेशन जानते ही हो आप. सो कम टू नेक्स्ट वन. A sells in auction to B. A sells in auction to B a horse which A knows to be unsound. A says nothing to B about the horse unsoundness. In this situation, देखिए आपने इसका एग्जाम्पल पढ़ा होगा. मिस रिप्रेजेंटेशन में पढ़ा है क्या? इसका एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा, सॉरी फ्रॉड में ही पढ़ा होगा आपने कि ए सेल्स बाई एन ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच ए नोज टू बी अनसाउंड. ए सेज नथिंग टू बी अबाउट द हॉर्स अनसाउंडनेस. देन दिस इज़ नॉट अ फ्रॉड विच इज डन बाई ए. ओके, ये फ्रॉड नहीं है. सो यानी कि इसका जो आंसर क्या होगा ये बताइए. द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज़ वैलिड एंड इट इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ ए टू डिस्क्लोज द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द हॉर्स. ओके, बेयर एक्ट में भी अगर आप देखिएगा सेक्शन 17 फ्रॉड जो बात किया गया है सेक्शन 17 में, उसका जो फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है इलस्ट्रेशन में, तो उसमें यही चीज़ बताया गया कि ये फ्रॉड नहीं होता है. सो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज़ वैलिड एंड इट वाज नॉट अ ड्यूटी ऑफ ए टू डिस्क्लोज द एक्चुअल कंडीशन ऑफ अ हॉर्स. आप कोई चीज़ किसी से ले रहे हैं तो आपको ये जानना है कि वो कैसा है, क्या चीज़ है. इट्स नॉट ड्यूटी ऑफ द सेलर और इट्स नॉट द ड्यूटी ऑफ द ए हियर. कम टू नेक्स्ट वन. Who has said that an offer need not to be made to an ascertained person but no contract can arise until it has been accepted by an ascertained person. किसने कहा था ये चीज़? जो भी कोटेशन है इसको देख लीजिएगा. एंसन इसका आंसर होगा. हैंसन ने कहा था इसको. एन ऑफर नीड नॉट टू बी मेड to an as certain person but no contract can arise until it has been accepted by an as certain person. Come to next one. X applied for the principalship of a college, local college. X क्या करता है? अप्लाई करता है for what? Principalship. X applies for a principalship of a local college. Okay, and the governing body passed the resolution for appointing them. The governing body of that particular college passed the resolution for the selection of that particular, for the appointment of X for the principalship. Okay, after the meeting one of the members of the governing body, so after meeting one of the members of the governing body, not
टॉकिंग हियर अबाउट द गवर्निंग बॉडी, पर उसमें से जो एक मेंबर है उसने इन्फॉर्म किया ऑफ द रिजोल्यूशन, सब्सिक्वेंटली द रिजोल्यूशन वाज डिसाइडेड, यानी कि रिसाइडेड मतलब होता है कि उसको रिवोक कर लिया गया, कैंसिल कर लिया गया। सब्सिक्वेंटली द रिजोल्यूशन वाज रिसेंडेड, एक्स क्लेम्स डैमेज इन दिस सिचुएशन। Okay, X cannot claim damage as there was no official communication of an offer which X could validly accept, or X can claim as there was a private communication of resolution which amounts as a tacit offer to X. X is not qualified. The governing body cannot rescind the resolution once passed, so X can claim damages. So answer is यहाँ पे हो जाएगा X cannot claim damages as there was no official communication of an offer which X could validly accept. ओके, क्योंकि X ने अप्लाई किया था प्रिंसिपलशिप के लिए लोकल कॉलेज में यहाँ पे, तो गवर्निंग बॉडी ने एक रिजोल्यूशन केवल पास किया कि उसकी अपॉइंटमेंट को लेकर आफ्टर मीटिंग एक मेंबर जो गवर्निंग बॉडी का होता है प्राइवेटली इन्फॉर्म किया इस रिजोल्यूशन के बारे में, किसको, उसको, X को। सब्सिक्वेंटली क्या होता है कि रिजोल्यूशन यानी कि कैंसिल रिवोक कर दिया जाता है, रिसाइंडेड कर दिया जाता है। एक्स क्लेम फॉर डैमेज, तो एक्स नहीं कर सकता डैमेज क्लेम क्योंकि यहाँ पे कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन तो हुआ नहीं था, सो ये ऑफर नहीं कहा जाएगा। कम टू नेक्स्ट वन, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी, जो भी ये केस है कॉरपोरेशन कंपनी जो है, ये जो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक वाला जो केस है, ये केस रिलेटेड है इन्विटेशन टू ऑफर का। ओके, 66 का क्या होगा, सी, इन्विटेशन टू ऑफर या इन्विटेशन टू ट्रीट, सो आंसर इज सी। कम टू नेक्स्ट वन, हैरवे वर्सेस फेसे, ये किसका केस है बताइए। ए का क्या होगा यहाँ पे ए का हो जाएगा 4, कोटेशन ऑफ प्राइस। टीन वर्सेस हॉपमैन एंड को, इसका क्या होगा बी का, इसका हो जाएगा 1, क्रॉस ऑफर का है ये। फिशर वर्सेस विल किस चीज़ का बताइए, इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट, या सी का इन्विटेशन टू ट्रीट हो जाएगा, सी का 3, क्योंकि इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर वाला केस पढ़ा होगा आपने, यही कॉन्ट्रैक्ट वाला केस है। कम टू नेक्स्ट वन, ऑन जनवरी 2 द डिफेंडेंट लेटर ऑफरिंग टू सेल गुड्स टू द प्लेंटिफ, द लेटर एडेड receiving your answer in the course of post. The letter reached to the plaintiff on 5th January. On 6th January the plaintiff posted his letter of acceptance। यानी कि देखिए यहाँ पे दो पार्टी है, पहला पार्टी ए है और दूसरा पार्टी बी मान लीजिए। जाहिर सी बात है, अब केस चल रहा है तो एक डिफेंडेंट होगा, एक प्लेंटिफ होगा, एक सू करेगा, दूसरा उसको लड़ेगा, अपने आप को बचाएगा। तो मान लीजिए कि ए जो है डिफेंडेंट के साइड से, डी है। ओके, सो ए ने क्या किया, 2 तारीख को लेटर भेजे, किसको भेजा, बी को भेजा। ओके, सेंड लेटर ऑफरिंग टू अ सेल ऑफ गुड्स, कुछ चीज़ों को बेचने से रिगार्डिंग कुछ लेटर भेजा बी को। अब वो लेटर रिसीव किया गया इन कोर्स ऑफ पोस्ट, द लेटर रीच्ड द प्लेंटिफ ऑन 5th। अब बी को उस लेटर कब मिला, 5 तारीख को मिला, 2 तारीख को गया, 5 तारीख को मिला। ऑन 6 जनवरी प्लेंटिफ पोस्टेड हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। जाहिर सी बात है इसके नॉलेज में आ गया, तब तो वो एक तरीके से प्रॉमिस ए के साइड से हो गया, प्रपोजल हो गया ए के साइड से बी को, जब लेटर बी के पास आया। अब बी इसके ऊपर हामी भरेगा और फिर बी इसको एक्सेप्ट करेगा, तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जब ए के नॉलेज में आएगा तो एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा। अब इसने क्या किया कि 5 तारीख को इसके पास आया ही, तो 6 को इसने क्या किया, बी ने 6 को प्लेंटिफ ने क्या किया, 6 को प्लेंटिफ ने लेटर पोस्ट कर दिया एक्सेप्टेंस का। लेकिन विच रीच्ड डिफेंडेंट ऑन 9th of January, द डिफेंडेंट सोल्ड द गुड्स ऑन 8th। अब इस लेटर को कब पहुंचा, ये 6 वाला इसके पास 9 को पहुंचा डिफेंडेंट के पास, यानी कि ए के पास। तो उससे पहले क्या किया था इसने, 8 तारीख को जो गुड्स बी को देने थे, यानी बी को देना था, वो 8 तारीख को पहुंचा, 8 तारीख को वो सेल कर दिया उस चीज़ को। तो यहाँ पे क्या होगा, द डिफेंडेंट सोल्ड द गुड्स ऑन 8 जनवरी। इन दिस केस there is a no concluded contract between the parties since the subject matter of the contract, that is the goods, has already been sold by the defendant before the conclusion of the contract. There is no concluded contract between the parties because by selling the goods to someone else, then the plaintiff, the defendant, had impliedly revoked
his offer. There is a concluded contract between the parties which was made on 5th January when the plaintiff received the letter of offer. There is a concluded contract between the parties which came into existence on 6th January when the plaintiff posted the letter of acceptance. क्या होगा आंसर 68 का बताइए. आंसर इज डी बिकॉज there is a concluded contract between the parties which came into existence on 6th. Okay, when the plaintiff posted the letter of acceptance. Concluded contract between the parties. अब तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये नहीं कर सकते कि एक वॉइड हो जाएगा ये ऐसा, क्योंकि ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं है, ये मिस्टेक ऑफ लॉ है, और मिस्टेक ऑफ लॉ कहीं ना कहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट में आएगा. समझ गए. कम टू नेक्स्ट वन. एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ द मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर. एवरी एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर. एज यू नो, every agreement is restraint of marriage of any other person other than a minor, जो कि क्या है, void है. आंसर इज सी. आंसर इज सी. एवरी एग्रीमेंट इन restraint of marriage is void. चाहे तो वो restraint of marriage हो. एज यू नो सेक्शन 25, 26 क्या है बताइए. सेक्शन 25 क्या बात करता है. सेक्शन 25 बात करता है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन. लेकिन देखिए याद आ गया ना, सेक्शन 26 बात करता है रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, और सेक्शन 27 बात करता है रिस्ट्रेंट ऑफ एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. वही हो गया ना. रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज हो, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड हो, यानी कि ये कहीं ना कहीं वाइड है. एवरी एग्रीमेंट बाई विच एनी वन इज रिस्ट्रेंट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग एनी लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस एनी काइंड दैट इज एक्सटेंड टू वाइड. वो सेक्शन 27 ICA यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है. सो अभी तो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ये भी वाइड है. कम टू नेक्स्ट वन. द डिसीजन इन मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष वॉज गिवन बाय द प्रिवी काउंसिल इन 1903. मुझे बस डेट याद है इसका, ये डील याद रखिएगा. मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष. The decision in Mohri Bibi versus Dharmdas Ghosh was related to the offer and its communication acceptance and its communication undue influence capacity of minor to enter into a contract. देखिए ये जो अभी 21 वाला है ना, इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये मोहरी बीबी वाला जो केस है, ये केस किस चीज़ से रिलेटेड है. मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष इज द केस विच रिलेटेड विद द और विच कवर्स द एम्बिट ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट. सो दिस इज बेसिकली डील्स विद द माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट माइनर्स के साथ नहीं होता है. एज यू नो कि माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट हो नहीं सकता है. सो बेसिकली डील्स विद द माइनर कॉन्ट्रैक्ट और अ कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इन इंडिया. सो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर अ पर्सन बिलो 18 और एनी इज़ नॉट अ कम्प्लीटेड 18. तो ऐसे केसेस में क्या होता है, देखिए ऐसे केसेस में क्या होता है कि माइनर के साथ कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट किए, ऐसा कुछ हुआ, तो रीपेमेंट बाय माइनर्स इज़ नॉट रेस्टिट्यूशन, यानी कि उसको रीस्टोर नहीं कर सकते. माइनर से कोई चीज़ मांग नहीं सकते, किसी चीज़ का रिस्टोरेशन कर नहीं सकते. ये भी प्रोविज़न दिया गया है कि इक्विटी डज नॉट इन्फोर्स अगेंस्ट एनी माइनर्स. सो एनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के लिए वो लाइबल नहीं है माइनर्स. सो वो तो आगे की चीज़ है. ठीक है, आते हैं आगे. ए सीज बी ए चाइल्ड ड्रॉनिंग इनटू वाटर. ए ने देखा कि बी का जो बच्चा है वो कहाँ, पानी में डूबा जा रहा है. सो ही सेव्स द चाइल्ड फ्रॉम ड्रॉनिंग. लेटर बी प्रोमिसेस टू गिव ए ₹1000 इन सर्कमस्टेंसेस. क्या होगा ये बताइए. B is liable because the agreement is not nudum pactum and is based on past voluntarily services. देखिए nudum pactum क्या होता है, ऐसा एग्रीमेंट जो कि बिना कंसिडरेशन का हो, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखिएगा सेक्शन 25 में जिक्र किया था मैंने. सेक्शन 25 बात करता है नुडम पैक्टम, इसी को बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ नुडम पैक्टम, यानी कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड. लेकिन उसमें भी अनलेस चीज़ें दी गई है कि कोई लव एंड अप एक्शन में कोई चीज़ किसी को देता है, कोई गिफ्ट देता है, ऐसे केसेस में. अब मान लीजिए कि ए ने प्रॉमिस किया बिना कंसिडरेशन के कि वो बी को 1000 रुपये देगा, तो ये तो वाइड एग्रीमेंट हो गया ना, ये नुडम पैक्टम में आएगा.
तो यहीं पे यही चीज़ बोल रहा है कि बी इज़ लाइबल बिकॉज द एग्रीमेंट इज़ नॉट नूडम फैक्टम। यहाँ पे नूडम फैक्टम नहीं है, एंड इज द वेस्ट ऑन द पास्ट वॉलंटरी सर्विस। तो नूडम पैक्टम, नॉट नूडम पैक्टम कहने का मतलब है कि नूडम पैक्टम नहीं है। नूडम पैक्टम यानी कि कोई बिना कंसिडरेशन का कोई चीज़ है तो वो कहीं ना कहीं वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा। ओके, सपोज दैट ए फॉर अ नेचुरल लव एंड अफेक्शन में प्रॉमिस कर दिया कि अपने बेटे को बी को 1000 रुपये देगा। ए पुट्स हिज प्रॉमिस टू बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, देन इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, व्हेन ए पुट्स एवरीथिंग इन राइटिंग टू बी हिज सन फॉर गिविंग अमाउंट 1000 रुपीज़। ओके, सो ऐसे केसेस में क्या है कि वो कहीं ना कहीं एक तरीके से नेचुरल लव अफेक्शन में ज़रूर कह रहा है, लेकिन वो रिटर्न है, रजिस्टर्ड है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा। सो आपको ये समझना है कि नूडम फैक्टम यही होता है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। सो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे ए ने बी के बच्चे को बचाया और इस चीज़ में बचाया, और ही सेव द चाइल्ड फ्रॉम ड्रॉइंग, मतलब डूबने से बचाया उसको। बाद में लेटर बी प्रॉमिस टू गिव एज दिस दैट। तो इस केस में कहीं ना कहीं आंसर इसका डी हो जाएगा। खैर आते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट? An agreement to do a lawful act by unlawful means, an undertaking in writing duly signed to pay the time barred debt, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सीधे दिख रहा है। इन द केस ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस ऑन ब्रांच ऑफ विच इज़ लीगल एंड अदर इज इलीगल। देखिए ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस के बारे में बता देता हूँ। देखिए कई बार ऐसा होता है कि ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस होता है ऐसे केसेस में कि ए ने बी को बोला कि तुम मुझे ड्रग्स दो या फिर तुम मुझे राइस दो, मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। तो ड्रग्स तो नहीं देगा क्योंकि फर्स्ट पार्ट क्या होगा, वन पार्ट इज़ इलीगल एंड अनदर इज़ लीगल, तो वो राइस देगा ना कि ड्रग्स देगा। तब वो राइस देगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो सच प्रॉमिस कैन बी इन्फोर्स। 74 में क्या होगा, द लीगल ब्रांच अलोन कैन बी इन्फोर्सकेबल होगा। जो लीगल ब्रांच, ऐसा नहीं है कि वो ड्रग्स में कोई भी चीज़ ओपियम दे रहा है या फिर कोई ऐसे ड्रग्स दे रहा है। ओके, तो वो चीज़ ड्रग्स में कोई डील नहीं होगा क्योंकि लीगल ब्रांच अलोन कैन बी इन्फोर्स। ऐसा नहीं कि दोनों चीज़ एक साथ होगा, ड्रग्स और वो जो ऑल्टरनेटिव राइस है वो भी। सो 1000 रुपये ए ज़रूर देगा बी को, लेकिन बी उसके बदले में ड्रग्स ना देकर वो क्या देगा, ऑल्टरनेटिव राइस देगा। ऐसे करके समझ लीजिए। अब कम टू नेक्स्ट वन। ए कॉन्ट्रैक्ट टू सिंग फॉर बी एट अ कॉन्सर्ट फॉर 1000 रुपीज़ विच आर पेड इन एडवांस, ए इज़ टू इल टू सिंग। तो इस केस में क्या होगा, जाहिर सी बात है कि एक से अगर कॉन्सर्ट ए एक्स नहीं है, यहाँ पे ए है, ए अगर कॉन्सर्ट में नहीं गया वो क्योंकि वो बीमार था, इल था, तो जाहिर सी बात है वो क्यों जाएगा, बीमार था तो वो नहीं गया। जब बाद में वो 1000 रुपये लौटा देगा। ऐसे केसेस में आपने पढ़ा होगा ये वाला। सो 75 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए इज़ नॉट बाउंड टू मेक कंपनसेशन टू बी फॉर द लॉस ऑफ प्रॉफिट विच बी वुड हैव मेड इफ ए हैड अवेल टू सिंग बट मस्ट रिफंड बी द 1000 रुपीज़ पेड इन एडवांस। सो ए इज़ नॉट बाउंड, यहाँ पे क्या होगा, 75 का आंसर हो जाएगा सी। 75 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, when one party's consent has been caused as a result of mistake of fact, the contract is, क्या होगा ये कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड, नॉट वाइडेबल और वाइड। वैलिड होगा जब एक पार्टीज कंसेंट दे दिया है एज कॉज अ रिजल्ट ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट आप सेक्शन 20 पढ़िएगा, सेक्शन 20 में ही है ना, हाँ 2021, तो वहाँ पे बताया गया है मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है, और मिस्टेक ऑफ लॉ 21 में बताया गया है कि एग्रीमेंट वाइड हो जाता है बोथ द पार्टीज अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। ओके, सो when one party consent has been caused as a result of mistake of fact, the contract is valid, not voidable or void। तो 20 में ये बताया गया है कि एग्रीमेंट वाइड वेयर बोथ द पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू, बोथ द पार्टीज के बारे में बात किया गया है यहाँ पे। ओके, सो वैलिड होगा यहाँ पे एंड नॉट वाइडेबल। कम टू नेक्स्ट वन। द प्रिंसिपल रेस्टिट्यूशन स्टॉप्स वेयर रीपेमेंट्स विंग्स कैन अप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू माइनर्स ओनली। क्या होगा ये,
77 में इसका हो जाएगा माइनर्स ओनली, रेस्टिट्यूशन स्टॉप्स वेयर द रीपेमेंट्स बिंग। जैसे बोला था कि माइनर के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैसे माइनर अगर है एग्रीमेंट में ऐसा, तो माइनर से किसी चीज़ को रिस्टोर नहीं कर सकते, मतलब देर इज़ नो एनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन फॉर माइनर्स, अभी तो बताया था। ओके, कम टू नेक्स्ट वन। ए लिव्स अ काउ इन अ कस्टडी ऑफ बी टू बी टेकन केयर, द काउ हैज़ अ काफ इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, बी इज़ बाउंड टू डिलीवर ऑन द काउ टू ए, बी इज़ बाउंड टू डिलीवर द काफ एज वेल एज काउ टू ए। देखिए 78 के केस में ये हो जाएगा बी बाउंड है डिलीवर चाहे तो काफ या फिर काउ। कम टू नेक्स्ट वन। ए विदाउट द रिक्वेस्ट ऑफ एनी बडी एक्सटिंग्विशेस द फायर ऑफ वी एज गो डाउन, ए सफर्स इंजरी देयर बाई, बी प्रोमिसेस टू कंपनसेट ए फॉर द होल अमाउंट ही हैज़ स्पेंड ऑन हिज ट्रीटमेंट, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज क्या होगा, वैलिड इन्फोर्सिबल होगा। या दिस इज वैलिड एंड इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट एज बिकॉज ए विदाउट एनी रिक्वेस्ट टू एनी बडी एक्सटिंग्विशर यानी कि बचाता है आग से, extinguishes the fire of VS go down. So A suffers injury in that case. There is a promise from the BS side to compensate to A that whatever the amount will be spent on his treatment, then जो वो सारा चीज़ है A will suffer, sorry, जो B है वो देगा, okay, that we will give that particular amount whatever spent on his treatment. So and this is a valid and enforceable. Come to next one. Which of the following statement is correct in the terms of Indian law? कौन सा statement correct है? When an acceptance is sent through post, the offerer becomes irrevocably bound by it on this the time no. When the acceptance is communicated through the telephone, B वाला पढ़िए. When the acceptance is communicated through the telephone, the offerer becomes irrevocably bound by it only at the time when the message of acceptance reaches to his ears. इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसका आंसर 80 का वैसे B हो जाएगा, पॉज करके आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो. Come to next one. In an auction sale, if a bid is provisionally accepted subject to the final approval, okay, so answer इसका हो जाएगा it amounts to the contract and it does not ordinarily binds either party until the final approval. जब तक देखिए बीड वाले केस में जब तक वो फाइनल अप्रूवल नहीं दिया जाए तब तक वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. ओके, come to next one. According to which section of contract act the performance of condition of a proposal is an acceptance of proposal? 82 में हो जाएगा. सेक्शन 8 में ये बताया गया है. कम टू नेक्स्ट वन. द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय माइनर इज नल एंड वाइड कॉन्ट्रैक्ट या नल एंड वाइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आंसर ए हो जाएगा. सॉरी, कम टू नेक्स्ट वन. 84, हाँ 84 ही है ना. ओके, कंसेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज, कंसेंट according to section 13 Indian contract is what? क्या है ये? When two or more persons agree upon the same things in the same sense. हमेशा कंसेंट के बारे में when two or more person agree upon same things in the same sense. So answer is C. 14 बात करता है क्या कंसेंट क्या क्या चीज़ कंसेंट नहीं है. Undue influence is said to be suitable species of क्या? Fraud, coercion, misrepresentation, deceit क्या है? सो ये होगा, ये फ्रॉड हो जाएगा. क्यों फ्रॉड होगा? क्योंकि अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है एक सब्टल स्पेसिस है फ्रॉड का, बिकॉज विच द पार्टी कंट्रोल्स द माइंड्स ऑफ द विक्टिम बाई हिज क्लेवर स्किल्स. क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं डोमिनेट करता है एक पार्टी दूसरे पार्टी के विल को. सो देर इज़ अ ड्यू टू विच द पार्टी कंट्रोल द माइंड ऑफ द विक्टिम बाई हिज क्लेवर स्किल्स, याद रखिएगा. सो अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रॉड दोनों एक कैटेगरी का ही है, सब्टल स्पेसिस. 85 का ये हो जाएगा. कम टू नेक्स्ट वन. बी सेज टू ए, इफ़ यू डोंट डिनाई इट आई शैल अज्यूम दैट द हॉर्स दैट यू आर सेलिंग टू मी इन साउंड, सॉरी इन साउंड, हाँ वो मतलब पागल नहीं है. ए सेज नथिंग, द हॉर्स टर्न आउट टू बी अनसाउंड एंड दिस फैक्ट was well known as A's knowledge. The contract of sale is void as being vitiated by fraud. Voidable as there is A's silence equivalent to the speech and B can avoid the same. क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है डी हो जाएगा. voidable है as here the A's silence is equivalent to a speech.
So mere silence is not acceptance, but mere silence as to fact likely to affect the willingness of a person who is going to enter into a contract, not a fraud. So voidable as here the mere silence equivalent to the speech, and B cannot avoid the sale on the basis of fraud practiced by A. Come to the next one. Where a contract has been vitiated by undue influence and the party who was entered to avoid it has received any benefit thereafter, thereunder. So where the contract has been vitiated undue influence and the party who was entitled to avoid it has received any benefit, there is under what? The party can avoid the contract while retaining all benefits receiving from the, or I mean received from the other party to itself, or the party has to restore the entire benefits it has received to the other party before it can avoid the contract. Answer is B. कम टू नेक्स्ट वन. बहुत लंबा हो गया ये यानी कि जो MCQ सीरीज़ है. कोई नहीं, अब एक दो क्वेश्चन बचा हुआ है. ए प्रोमिसेस, कट कर देना यार यहाँ पे. ए प्रपोजेज बाई लेटर टू सेल अ हॉर्स, कट कर दो. ए प्रपोजेज बाई लेटर टू सेल अ हाउस टू बी एट अ सर्टेन प्राइस. द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन. बी जब तक लेटर नहीं रिसीव करेगा तब तक महीने में इसके नॉलेज में आएगा तब तक, तो बी आंसर होगा. ओके, कम टू नेक्स्ट वन. सो हियर क्वेश्चन नंबर 89. ए प्रॉमिस टू गिव मनी ऑन मनीज वर्थ अपॉन द डिटर्मिनेशन और एसर्टनमेंट ऑफ अनसर्टन इवेंट्स इज कॉल्ड. तो कभी भी अनसर्टन इवेंट्स का जो भी होता है, मान लिया जाए दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हुआ, सो वो एग्रीमेंट किसी बेटिंग या गैम्बलिंग को लेकर होता है. मान लिया जाए कोई एग्रीमेंट हुआ वेटिंग या फिर गैम्बलिंग को लेकर हो जाए, तो ये अनसर्टेन इवेंट होगा. मतलब ये होगा हैपनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट और नॉट हैपनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट. तो इस केसेस का जो एग्रीमेंट होता है वाइड होता है. जैसे कि आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 30 पढ़िएगा, तो वहाँ पे बताया गया है एग्रीमेंट बाई वे ऑफ वेजर इज वाइड. बस इतना याद रखिएगा. तो इसका हो जाएगा ए आंसर. कम टू नेक्स्ट वन. A offer to sell his car to B for rupees 50,000. B agrees to buy the car offering rupees 45,000. Then reply of B's amounts to what? An offer, counter offer, invitation to offer what? क्या होगा ये हो जाएगा counter offer. Okay. So thank you so much. Please like, share and subscribe my YouTube channel.